हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, जिसमें आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस रहेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन है। पहले क्वेश्चन में इंडिया के डेट से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपका पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो अराउंड रहती थी 66 to 68% फॉर मेनी ईयर्स। अब यहाँ एक्सपेक्टेशंस लगाई गई है कि वो जंप करेगी टू 80%, उससे ज़्यादा भी हो सकती है इन 2020-2021। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में कि वो इंक्रीज कर चुकी है टू 21.1% एट द एंड ऑफ मार्च 21। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर 20% ऑफ द इंडियाज टोटल डेट। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इको सर्वे से ही निकाला गया है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इको सर्वे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है और दूसरी स्टेटमेंट में बात हो रही है, करेक्टली ये फैक्ट्स यहां पर बताए गए हैं। ठीक है जी, कि जो हमारी पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है वो अब आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, 80+% को यहां पर जंप कर सकती है। और जो आपकी एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो इंक्रीज कर चुकी है 21.1% एट द एंड ऑफ मार्च 21। बट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो 20% नहीं, यहाँ पर इसका करेक्ट फिगर है 30% इंडिया के टोटल डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। अब जनरली इको सर्वे आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे आपके फैक्ट्स रहते हैं, तो उसे अच्छे से समराइज कीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ पर उसे हाईलाइट कीजिए, ताकि अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप इजीली वहाँ पर मार्क कर सकें। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट थी, तो उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, मीडियम लेवल की हम डिफिकल्टी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि एट द एंड ऑफ मार्च 2021 India's external debt was placed at $570 बिलियन, और बेसिकली यहाँ पर इंक्रीज आया है 11.5 बिलियन का ओवर इट्स लेवल, जो कि पिछले साल का रखा गया था। ठीक है जी। इंडिया के डेट का स्ट्रक्चर क्या रहा कि लॉन्ग टर्म डेट किस तरीके से है, शॉर्ट टर्म डेट किस तरीके से है, दोनों की वैल्यूज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। और अगर हम बात करें कि डेट टू जीडीपी रेशियो रहती क्या है, कि यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि जो कंट्री रहेगी, कोई भी देश रहेगा जिसकी ये रेशियो निकाली जा रही है, कि किस तरीके से वो पेमेंट करेगी। और जितने भी आपकी एफडीआई रहेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी, उसमें जितने भी इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे, वो आपकी इस डेट टू जीडीपी रेशियो को ही देखते हैं, उसे ही असेस करते हैं, और ये ध्यान में रखते हुए ही अपना वहाँ पर पैसा लगाते हैं, ये देखते हुए कि गवर्नमेंट की एबिलिटी कितनी है कि किस तरीके से अपना डेट यहाँ पर पूरा कर पाएगी। ठीक है जी। उसके साथ के साथ जो आपकी एनके सिंह की कमेटी है एफआरबीएम के लिए, तो उन्होंने ये बताया था कि जो आपका डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 40% रहना चाहिए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 20% रहना चाहिए स्टेट्स के लिए, और टोटल आपका ये जनरल 60% रहना चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट्स डेट टू जीडीपी। ठीक है जी। और अभी के हिसाब से बात करें ऑफ द टोटल पब्लिक डेट, तो उसमें आपका 70% केंद्रीय सरकार का है और 30% आपका राज्य सरकार का है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी चीज यहां पर कही गई है कि अब जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने एक रिकमेंडेशन रखी थी कि एक स्टेट सब्जेक्ट को आप मूव कर दीजिए कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है जी, जो कि हमारे 7th शेड्यूल में मेंशन है। तो कौन सा वो सब्जेक्ट था, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। आपका ये न्यूज़ में भी आया था, तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है हेल्थ सब्जेक्ट के बारे में वहाँ पर बात की गई थी। फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, काफ़ी इजीली तरीके से आप बता सकते थे। जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एनके सिंह जी, उन्होंने ये कहा था कि हेल्थ आपका शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए टू द कंकरेंट लिस्ट, कि ताकि दोनों ही राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार इस पर काम कर सके। बाकी आपको ये जो पॉलिटी वाली इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि बेसिकली आपकी सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई है लेजिस्लेटिव पावर की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि यहाँ पर अगर किसी तरीके का टाई रहता है तो वहाँ पर आपके जो सेंटर की लेजिस्लेशन रहेगी तो उसे माना जाएगा। और साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिंक कर लेते हैं इसको पॉलिटी के साथ, जो आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, जिसके चलते आपके 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर किए गए थे। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इस तरीके से आपको क्रॉस लिंकेज करनी आनी बहुत ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट के बीच में। ठीक है जी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आप इजीली वहां पर मार्क कर सकें। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो यहां पर आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आईएमएफ से रिलेटेड, बताना है करेक्ट कौन कौन सी है और उससे रिलेटेड 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए हैं। पहले में कह रहे हैं आपके कोई आईएमएफ मेंबर रहेंगे तो बेसिकली वो अग्री करना होगा उन्हें कंडीशंस पे, और सर्विस फी भी पे करनी पड़ेगी अगर उन्हें अपना रिजर्व ट्रांच वहां पर एक्सेस करना है। सेकंड में कह रहे हैं जो इंटरेस्ट रेट रहेगा आपका एसडीआर्स पर, वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा टू द मेंबर्स ऑन देयर एसडीआर होल्डिंग्स। तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं आईएमएफ से रिलेटेड, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में जो बात हो रही है रिजर्व ट्रांच के बारे में, तो यहां इसकी खास बात क्या है कि कोई भी मेंबर स्टेट रहेगा जो कि आईएमएफ का मेंबर है, तो वहां पर उन्हें किसी भी तरीके की कंडीशंस को मीट नहीं करना है, कोई भी वहां पर सर्विस फी नहीं पे करनी है अपने इस रिजर्व ट्रांच को एक्सेस करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। सेकंड में जो बात हो रही है इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो ये करेक्टली बताया गया है, जिस हिसाब से एसडीआर की होल्डिंग्स रहेंगी उतना ही वहां पर उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि जिसे हम एसडीआरआई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ करेक्ट थी, तो बी ऑप्शन आपकी यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। तो कंसेप्चुअल या हम दोनों तरीके से कह सकते हैं, फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल अब आपको कितना पता है आईएमएफ के बारे में, उस हिसाब से आप इसे यहाँ पर करेक्टली मार्क कर पाते। तो जो रिजर्व पोजीशन रहती है आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आईएमएफ में, तो इंप्लाई करता है क्या कि एक पोर्शन रहेगा ऑफ अ रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी जो कि हर एक मेंबर कंट्री प्रोवाइड करेगी आईएमएफ को, ताकि वो अपने पर्पसेस के लिए उसे यूटिलाइज कर सके। और जो आपका रिजर्व ट्रांच रहता है बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं इमरजेंसी अकाउंट या फंड है। ठीक है जी, कि जितने भी आईएमएफ के मेंबर्स रहेंगे वो इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए किसी भी तरीके की कंडीशंस उन्हें यहाँ पूरी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही किसी तरीके का सर्विस फी वहां पर पे करना पड़ेगा। वहीं बात करें एसडीआरस के बारे में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट के तरीके से इसे माना जाता है, आईएमएफ द्वारा क्रिएट किया गया था 1969 में, ताकि जो जितने भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उन्हें वहां पर सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है जी, तो ना ही ये करेंसी है ना ही ये क्लेम है आईएमएफ का, बल्कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी एसडीआर्स है ये कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज करने के लिए करेंसीज रखी गई हैं। कि सपोज आपकी कंट्री ए है, ठीक है जी, कंट्री बी है, अब वहां पर इनके एसडीआर्स सेट किए गए हैं, जितना जितना इनका कोटा है उसके आधार पर ही सेट किया गया है, एसडीआर सबको यहाँ पर अलॉट किए गए हैं हर एक मेंबर कंट्री को। अब कंट्री ए को पैसों की जरूरत है, सपोज उन्हें आपके $100 की जरूरत है, तो वो कंट्री बी को बोलेंगे कि आप हमें $100 दीजिए, हम आपको अपने एसडीआर दे देंगे। अब एसडीआर देके क्या फायदा होगा कि वहां पर इंटरेस्ट मिलता है, एक फिक्स लिमिट सेट की गई है कि जिससे कम अगर एसडीआर होंगे तो वहां पर जो मेंबर कंट्री रहेगी उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जिसके पास ज्यादा एसडीआर रहेंगे वहां पर उनके पास ऑप्शन रहेगी कि वो वहां पर इंटरेस्ट गेन कर सकें। तो इसीलिए कंट्रीज एसडीआर आपके एक्सचेंज भी करती हैं और उन्हें उनका जो नंबर रहता है उसे भी बढ़ाती हैं। तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो कैलकुलेट की जाती है मार्केट बेसिस पर ही, और जो वेटेड बास्केट है आपकी मेजर करेंसीज का, जिनके नाम यहाँ पर मेंशन है, जो मेजर 5 करेंसीज हैं, उसी के आधार पर ये सेट की जाती है। ठीक है जी, इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया का फॉरेक्स जो रिजर्व है उसमें क्या क्या आता है, आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड रिजर्व्स आते हैं जो कि इंडिया बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है, आरबीआई काफ़ी ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है, फिर आपके एसडीआर्स आते हैं, रिजर्व पोजीशन आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो ये इंपॉर्टेंट इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और वहीं बात करें कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट की अभी करंट वैल्यू क्या है, तो वो है आपकी इंडियन रुपीज़ में 105.58 रुपीज़। ठीक है जी, तो बेसिक सा फैक्ट था, आई होप आपको थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड बात हो रही है, बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली ऑप्शन देखते हैं, ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिजाइन किए गए स्पेसिफिकली फॉर फंड्स, ताकि सपोर्ट किए जा सके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो कि एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेंगे। सेकंड में कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने इशू की थी फर्स्ट ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड 2009 में। और थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली इंडिया में सबसे पहले इन्होंने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू किए थे। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं और चौथी आपकी नन ऑफ द अबव की, इसमें से कोई भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट है कौन सी, कि एसबीआई के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया था इंडिया में। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है यस बैंक।
ठीक है जी। अब ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बात करें, फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था पहली बात, तो डिफिकल्टी लेवल अब आपकी कितनी नॉलेज है ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड उसी के आधार पर सेट की जाएगी। तो ग्रीन बॉन्ड्स आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके नॉर्मल बॉन्ड्स भी रहते हैं जो कि इशू किए जाते हैं इशूअर द्वारा ताकि फंड्स रेज किए जा सकें। सिर्फ फर्क क्या है कि ये जो आपके बॉन्ड्स हैं इन्हें स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ताकि जो हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेंगे तो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए फंड्स को रेज किया जा सके। ठीक है जी। अब इसमें आपकी टैक्स इंसेंटिव्स भी आते हैं ताकि इसे थोड़ा ल्यूक्रेटिव बनाया जाए, इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाया जाए, इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करें। और वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले ये आपका इशू किया था 2009 में। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो यस बैंक आपका सबसे पहला बैंक था जिन्होंने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू किए थे 2015 में। और सेबी ने आपकी 8 कैटेगरीज यहां पर एलोकेट की हैं, टैग्स यहां पर बना दिए हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसके लिए आपके ग्रीन बॉन्ड्स लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं आपको यहां मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि सेबी के आधार पर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके चलते आपके ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर टैग लगाया जाएगा, तो वहां पर आपको ऑप्शंस दी हों, ठीक है जी, कुछ, और आपको बताना इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं अगर आपको ये चीज पता होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज के फाइनल क्वेश्चन की ओर। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी कमेटी है जिसकी स्थापना की गई थी ताकि वो लोन्स को रिस्ट्रक्चर कर सकें जिस पर इम्पैक्ट पड़ा था आपके कोविड-19 पेंडेमिक का। तो 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, कामत कमेटी, परेख कमेटी, मनोहरन कमेटी और 4th है आपकी भनवाला कमेटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, लास्ट ईयर से न्यूज में भी है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कामत कमेटी। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आरबीआई ने ही ये आपकी 5 मेंबर कमेटी बनाई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर आईसीआईसीआई बैंक सीईओ केवी कामत, ताकि वो रिकमेंडेशंस दे सकें कि जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उनको कंसिडर किया जा सके फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स जो कि इंपैक्ट हुए हैं आपके कोविड-19 पेंडेमिक से। तो इन्होंने क्या किया था, इस कमेटी ने बेसिकली आपके 26 सेक्टर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया था जिन्हें रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी। जब उन्होंने सारा एनालिसिस किया कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स कैसे हैं, किस तरीके से जो आपका कोविड-19 पेंडेमिक था उन्होंने किस तरीके से इन सेक्टर्स को हिट किया है, कैसे वहाँ पर इकोनॉमिक क्रैश हुआ है, तो इसी रिपोर्ट के चलते उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो बेसिकली जो 5 मेंबर कमेटी थी उन्होंने ये भी कहा था कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन होगी, आयरन एंड स्टील होगी, रोड्स, रियल एस्टेट, होलसेल, ये सभी कमेटीज़ हैं जो कि आपके सेक्टर्स हैं जिन्हें ज़रूरत है रिस्ट्रक्चरिंग की। ठीक है जी। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके यूपीएससी नहीं तो स्टेट सिविल सर्विसेज में तो ज़रूर आते हैं, तो आप ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इजीली वहां पर अटेम्प्ट कर सकें। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। डेली के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, हार्डली 15 मिनट्स का लेक्चर होता है, अलग अलग कंपोनेंट से रहते हैं, कुछ हम कंसेप्चुअल भी देखते हैं, स्टैटिक भी देखते हैं, कुछ अब करंट अफेयर बेस्ड भी देखते हैं। और जो आपका डीएनडी और 2 मिनट्स का इनिशिएटिव है प्रीलिम्स के लिए तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली न्यूज़ डिस्कशन की जा रही है ऑल्टरनेटिव डेज पर, और जो आपका 2 मिनट्स का पूरा सेगमेंट है जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जा रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैंक आपका, या हम कह सकते हैं जो मेंस का सिलेक्शन है वो यहीं से आएगा। ठीक है जी। और एक जाने से पहले पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बैच 4 के कोर्सेज आपके लॉन्च्ड हैं ऑलरेडी ही। एनरोलमेंट डेट यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है जी। कौन कौन से कोर्सेज हैं, पीसीएम आपका जीएस के लिए है, ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, फिर आपका पीएसआर ऑप्शनल है, और फिर आपका एसए का कंपोनेंट है जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्लासेस 2 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं। जितनी भी इससे रिलेटेड डिटेल्स हैं कि क्या इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं आपके, कि किस तरीके से आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साथ के साथ जो हमारा एक नया इनिशिएटिव है 1 रुपी 1 डे ऑल कोर्सेज, तो ये भी लॉन्च किया जा चुका है। 15 अगस्त रात 12 बजे से ही आपको ये एक्सेस मिल दिया जाएगा। 1 रुपये की कीमत वहाँ पर लगाते हुए आपको सभी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से हम अपने कोर्सेज को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्या डिलीवरी है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कैसा कंटेंट आपको रैंक दिला सकता है। ठीक है जी। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।